हेलो नमस्कार एवरीवन। तो अब हम दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसका पीडीएफ जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। आप जो यूजीसी है, एनटीए है, उसकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल में आपको जो पीडीएफ है हिंदी का वो भी प्रोवाइड हो जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। सो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें सिलेबस को फोकस करना ही है, क्योंकि जो बेसिक्स है हमारे वो हमारे सिलेबस से ही पूरे होते हैं, सिलेबस से ही कवर हो पाते हैं। अगर हम सिलेबस नहीं देखेंगे, सिलेबस को इग्नोर करेंगे, तो जो कुछ बेसिक हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं वो हमारे रह जाएंगे। तो सिलेबस को हमें रैंडम वीडियोस हमें यूट्यूब में नहीं देखनी है। हमें क्या करना है, सिलेबस लेना है। सिलेबस में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमें टॉपिक्स प्रोवाइडेड हैं, उनको नोट करना है और उन्हीं से रिलेटेड वीडियो सर्च करनी है और फिर देखनी है, अगर कोई खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो। सो आइए हम सिलेबस देखते हैं। तो ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस है। जैसा कि हमें पता है जो हमारा पेपर 1 होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, क्योंकि ये जनरल पेपर है। और जो जनरल पेपर होता है उसमें हमारी 10 यूनिट्स होती हैं। हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे 5 तो पूछे ही जाते हैं, कभी कभी हो सकता है कि किसी पोर्शन से हमें 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, बट अदरवाइज़ जो 5 क्वेश्चन है वो रहते ही है हर एक यूनिट से। तो इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं टोटल रहते हैं और इन 50 क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से टोटल जो है वो 100 मार्क्स का ये हमारा फर्स्ट पेपर हो जाता है। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का है हमारा। और हमारा जो सेकंड पेपर होता है पेपर 2, जो कि सबका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो रहता है, जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो पूछा जाएगा। इसमें हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से ये हमारा 200 नंबर का पेपर हो जाता है, जहाँ पर कि टोटल जो हमारा पेपर हो गया अब 300 मार्क्स का हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिक्वायर होती हैं टीचिंग करने के लिए। सो ये वाले जो पोर्शन है इसमें हमें जो लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उनसे रिलेटेड इन डेप्थ क्वेश्चन भी देखने को हमें मिलते हैं और किसने कौन सा लेवल दिया वो भी हमें याद रखना है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है जो कि हमें रटना है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पोर्शन है इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आप ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, PYQs लगाएंगे और मॉक देंगे तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो फिर वो हमारे क्वेश्चन सही होने लगते हैं। नेक्स्ट इसका पोर्शन देखते हैं हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पोर्शन में भी हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसका भी हमें खूब प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा। देन नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फैक्टर्स है, इनसे भी हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो इजी रहते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं बट इजी होते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हमारा अच्छे से कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं टीचिंग के लिए। कुछ मेथड्स होते हैं जो कि टीचर सेंटर्ड होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये हमारे जो रहते हैं टीचर सेंटर्ड रहते हैं। और कुछ लर्नर सेंटर्ड मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन भी आजकल मेथड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। स्वयं प्रभा और मूक्स जो है ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहते हैं, जहाँ से कि हम अपना मटेरियल, कोई भी कंटेंट है उसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो स्वयं प्रभा और मूक्स ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और इनके बारे में हमें याद रखना है। मूक्स के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको हमें याद रखना है, और किसने कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इस बार के क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो हमारा स्वयं प्रभा है, इसके जो हमारे चैनल हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड मेनली 40 चैनल्स हैं, वो हमें सारे के सारे याद करने हैं।
क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। बट ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा शॉर्ट है कि इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसे बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, ये हमें याद कर लेना है सारी चीज़। अब नेक्स्ट इसमें हमारा पोर्शन होता है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हमारा आईसीटी जो है, ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं हमारे, कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं, और आईसीटी के जो टूल्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर हमने देखा है, हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है एलएमएस से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि हमारा मूडल आ जाता है, कैनवास आ जाता है, स्कूलॉजी आ जाता है, ब्लैक बोर्ड आ जाता है। तो एलएमएस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। देन हमारा और भी जो टूल्स होते हैं जो कि टीचिंग में यूज़ होते हैं, जो कोलैबोरेटिव टूल्स होते हैं, जैसे कि कहूत हो गया और एडमोडो हो गया, एक्सेप्ट दैट हमारे एडपजल हो गया। तो इस तरह से इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको भी हमें क्या करना है, याद करना है, और इसके नोट्स जो हैं वो हम बनाएंगे, प्रॉपरली हम इसको पढ़ेंगे, तो इसमें कोई हमें टेंशन वाली बात है नहीं। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम जो रहता है, इससे भी हमें हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इवैल्यूएशन के अंदर हमारे इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमें, और हमें CBCs पढ़ना है। देन उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है वो, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है। और इवैल्यूएशन में जैसा कि हमें पता है कि हमारा CCE से इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहता है जो। अब यहाँ पर एक्सेप्ट दैट इवैल्यूएशन के अंदर हमारा आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सबमेटिव इवैल्यूएशन, देन हमारा इप्सेटिव इवैल्यूएशन होता है। एक्सेप्ट दैट हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होती है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि NTA इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये हमारा पेपर 1 का यूनिट 1 था, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स है वो हमने देखे, और जो भी हमें पढ़ना है वो हमने देखा कि नोट्स हमें किस चीज़ के बनाने हैं। नोट्स हमें बनाने हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन लेवल्स ऑफ टीचिंग जो हमारे थे, यहाँ पर जो हमने देखे थे लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, इनसे मतलब हमें फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनको हमें रटना है और बार बार हमें रिवाइज़ करना है। देन उसके बाद इवैल्यूएशन तो है ही, इवैल्यूएशन से तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। और आईसीटी के अंदर जो हमारे एलएमएस हैं, जो भी लर्निंग के टूल्स बाकी जो यूज़ होते हैं, वो भी हमें उनके भी नोट्स बनाने हैं और उनको भी हमें याद करना है। ये हम करेंगे जब हम PYQs को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही ये हो पाएगा। उससे पहले हमें क्या करना है, जो भी सिलेबस में हमें गिवन है उसको हमें प्रॉपरली नोट करना है और उनके नोट्स बना के रखने हैं हमें। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट 2, जो कि हमारी है रिसर्च एप्टीट्यूड। और यहाँ पर ये रिसर्च एप्टीट्यूड दिख रही है बस इतना सा पोर्शन, बट इसका जो हमारा रियल में जो हमें क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी सारे आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। मीन्स दैट कि कई सारे टॉपिक्स ये कवर करते हैं, जो कि हम जब PYQs करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से आ जाते हैं जो इसमें मेंशन ही नहीं होते हैं सिलेबस में। सो हमारा यहाँ पर रिसर्च की मीनिंग है, टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो एक अप्रोच होती है रिसर्च की, वो भी इसके अंदर आती है। तो इस बार के भी क्वेश्चन पेपर में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे रिसर्च के, और रिसर्च की मीनिंग क्या होती है ये भी पूछा गया था। और हाइपोथेसिस जो है NTA का फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से कि हाइपोथेसिस के, गुड हाइपोथेसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइपोथेसिस जो है नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह से बनती है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर हमें पता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस जो हैं वो आती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है खाली एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जैसा कि हमें पता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर ही बहुत सारी रिसर्चेस आ जाती है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहता है रिसर्च के अंदर। देन हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च तो है ईजी होते हैं, लेकिन NTA जो होते हैं इनको थोड़ा घुमा घुमा के पूछते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो एक बेसिक जो है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो रहते हैं। उसके बाद हमें PYQs सॉल्व करने हैं, उससे हमारी एक PYQs और मॉक सॉल्व करने हैं, उससे हमारी एक एलिमिनेशन की टेक्निक जो है वो डेवलप होती है, और हमें पता चलता है कि अच्छा कि इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है वो हो सकती है। सिंपल नहीं आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सबसे पहले कि प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करनी है, देन उसके बाद हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ना है, तो सिंपल नहीं आएगा, हमें थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को।
देन हमारा थीसिस आर्टिकल राइटिंग है, जिसमें कि फॉर्मेट हमसे पूछा जाता है स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जो कि ये भी एक जो है फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, जहाँ पर कि एपीए, एमएलए और शिकागो जो रेफरेंसिंग होती है, स्टाइल अलग अलग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो आईसीटी जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो रिसर्च के अंदर रहता है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए भी हम डिफरेंट रिसर्चेस को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शोध गंगा, रिसर्च किट, ये सारे इसका गूगल स्कॉलर है, इनसे हम अलग अलग रिसर्चेस को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं डिफरेंट, तो उससे हमें एक रिसर्च गैप पता चलता है कि क्या है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने में भी हमें ही इसमें हेल्प मिलती है। एक्सेप्ट दैट जब हमारी बात आती है डेटा एनालिसिस की, तो उसमें भी जो हमारा आईसीटी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका रहता है, जैसे कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है और जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है, ये सब यूज़ किए जाते हैं। एनवीवो है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट रहते हैं रिसर्च के अंदर। एक्सेप्ट दैट बिब्लियोग्राफी और जो हमारा रेफरेंस राइटिंग होती है उसमें भी आईसीटी के टूल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एक और पार्ट रहता है जो कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट, टर्निटिन है, ग्रामरली है। तो इनसे हमें एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है कि हमें कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो रिसर्च प्लेजरिज्म से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे रिसर्च में अगर किसी ने कोई चीज़ किसी की उठाई है और उसको क्रेडिट नहीं दिया है तो वो उसको डिटेक्ट करता है। तो ये हमारा रहता है। देन नेक्स्ट हमारा रिसर्च एथिक्स होता है। रिसर्च एथिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिसर्च के जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं कि हमें कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेटा अगर हम ले रहे हैं तो वो हमें लीक नहीं करना है, डेटा को जो है कॉन्सेंट फॉर्म वगैरह होते हैं वो साइन करवाने होते हैं। तो इस तरह से रिसर्च एथिक्स जो है इसके अंदर रहता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देन तो हमारी यूनिट थर्ड है वो हमारी है कॉम्प्रिहेंशन आरसी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो आरसी है वो हमें कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। रोज़ हमें डेली एक आरसी सॉल्व करना है। जो हमारा कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हैं, या कोई भी जब हम टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, बाय करते हैं, तो उसमें हमें आरसी को सॉल्व करना है। या अगर हमने कोई बुक ली है तो बुक में अगर हमारे क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, तो उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन का जो एक चैप्टर है वो अलग होगा। अगर आपने बुक ली है तो उसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस हमें इसके अंदर करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आरसी जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हम ये सोचें कि हम 2 दिन पहले देखेंगे कि हाँ आरसी को सॉल्व करना कैसे है, तो वो हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही गेम है। नेक्स्ट हमारी जो 4th यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो यूनिट है इससे हमें क्वेश्चन कई सारे देखने को मिल जाते हैं। अब जैसा कि एक तो हमें जो यहाँ पर सिलेबस गिवन है पहले तो इसको कवर कर लेना है, देन उसके बाद हम पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। कम्युनिकेशन में क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमें डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हमें उनको पढ़ना है और उनसे हमें एलिमिनेशन टेक्निक से एनालिसिस करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद ही हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें नए नए भी पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन के अंदर मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसे हो सकता है वो इसके अंदर आता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मास मीडिया इन सोसाइटी, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये हमें कम्युनिकेशन के अंदर कवर करने हैं। फिफ्थ हमारी यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जहाँ पर कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स, रिलेशनशिप्स, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब जो मैथमेटिकल रीजनिंग रहती है इसके लिए हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। कि हाँ किसी बैंक एग्ज़ाम में हम देखेंगे कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, देन एसएससी में कुछ अलग तरीके के रहेंगे, और हमारे मीन्स दैट जो एक मैथ्स है उसका एक जो बेस है वो तो सेम ही है, बट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे ही नहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो
तो इसमें जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर कभी क्वेश्चन आ जाता है फ्रैक्शन से, टाइम डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग एंड एवरेज। तो इन सब टॉपिक्स में से किसी से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो मैथ्स के लिए तो हमें पता ही है कि हमें क्या करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बिना मैथ्स पॉसिबल नहीं है। तो हमें अभी से ही शुरू के जो दिन होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमें इनिशियल फेज़ में हमें क्या प्रैक्टिस करना है, आरसी तो हमें डेली प्रैक्टिस करना ही है, डीआई करना है और हमें मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करना है। डेली 4-5 क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने हैं और एक डीआई ज़रूर सॉल्व करना है हमें। अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इस पोर्शन से हमसे पूछे जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट से इस तरह का पूछा जाएगा कि आपका वैलिड और इनवैलिड अगर है तो वो क्या है, वो आर्ग्यूमेंट है या प्रोपोजिशन है। तो वैलिड इनवैलिड हमारा क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट रहता है। हम एक आर्ग्यूमेंट को कहेंगे कि हाँ ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। और अगर हम एक स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इस वाले पार्ट से हमें रहता है। देन हमारा मूड्स एंड फिगर जो रहता है, ये भी अभी एनटी का करंट फेवरेट टॉपिक चल रहा है जहाँ पर कि मूड और फिगर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हमें याद रखना है। कोनोटेशन, डिनोटेशन, इससे तो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इस बार के भी एग्ज़ाम में कोनोटेशन और डिनोटेशन से क्वेश्चन देखने को आया था। देन हमारी एनालॉजी हो गई, इससे क्वेश्चन देखने, प्रमाणास होते हैं। प्रमाणास जो होते हैं इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, जहाँ पर कि हमारे आ जाता है प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमना, शब्द, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि। तो ये जो पोर्शन है ये हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रमाणास, कौन कौन से प्रमाणास होते हैं। तो ये हो गए हमारे परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन। इनसे हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछे जाते हैं कि हमें कोई एग्जाम्पल दे देंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा, पूछेंगे कि इसमें कौन सा प्रमाण है। तो इसलिए हमें इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं और बहुत ज़्यादा नया इसमें नहीं आता है। तो PYQs जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमें याद करना है, लिखना है, नोट करना है और फिर अंडरस्टैंड करना है, तो हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान। तो अनुमान के जो प्रकार हैं, इन्फेरेंस है, उसको हमें याद रखना है। व्याप्ति हो गया हमारा इनवेरिएबल रिलेशन, देन हेत्वाभास हो गया फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस। तो ये हमारा जो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रहता है। अब जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो हमारी है DI, यूनिट 7। DI का एक ही हमारा जो मंत्रा है कि हमें एक DI डेली सॉल्व करना है, क्योंकि DI जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है बट लेकिन टाइम कंज्यूमिंग आता है। अब टाइम जब हम मैनेज कैसे कर पाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमने डेली प्रैक्टिस करी है एक DI की तो हमारा DI गलत हो ही नहीं सकता और धीरे धीरे हमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी समझ में आने लगते हैं और वो हमें फिर ट्रिक्स जो हैं वो याद हो जाती हैं। तो हमें डेली एक DI सॉल्व करना है और डेली एक RC सॉल्व करना है। और DI और RC अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा सही ही होगा एग्ज़ाम में। अब हमारी 8th जो यूनिट है वो ICT है। ICT के अंदर हमारे एब्रीविएशंस आ जाती हैं, जनरल टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब इसके अंदर आता है। देन नेक्स्ट हमारा है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, जिससे हमें अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं जो कि हायर एजुकेशन के अंदर से रिलेटेड हैं वो पूछे जाते हैं। अब हमारा ICT एंड गवर्नेंस हो जाता है जो कि हमारा ICT का लास्ट पार्ट है। अब हमारी जो 9th यूनिट है वो है PDE, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सो जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है इसका भी सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है और इसमें क्वेश्चन जो है वो वास्ट हो जाते हैं कई बार, कई सारे टॉपिक्स इसमें रहते हैं। तो बट ये इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, अगर हमें एक बार समझ लिए तो हम इन्हें सही से जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा इसका पार्ट होता है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें पढ़ना है, SDGs एंड MDGs। देन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोलॉजी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इसके अंदर। देन इन्वायरमेंट के इश्यूज़ होते हैं, कुछ इश्यूज़ लोकल होंगे, कुछ रीजनल होंगे, कुछ ग्लोबल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं।
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वेस्ट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन सी रहती हैं, जैसे कि सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं, इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एयर प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। उनके भी हमें ईयर्स को याद करना है, नोट करना है, प्रीवियसली उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अभी भी पूछे जा सकते हैं। देन हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 2006 में आया था, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि हमारा ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, रियो समिट है जो कि 1992 में आया था, CBD है जो कि रियो समिट के अंदर आता है, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। देन हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, देन हमारा पेरिस एग्रीमेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। देन हमारा ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि इंडिया और फ्रांस का जॉइंट जो है वो काम था, जहाँ पर कि जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ करके एनर्जी को बनाने की बात कही गई थी और इस पर काम अभी भी चल रहा है। सो ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो एक क्वेश्चन बना था एक बार कि इन सब में से मोस्ट जो सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है अभी तक कौन सा आया, तो मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हमें कम करना है और ओजोन जो लेयर है उसको हमें बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, और ये पॉसिबल भी हो पाया था, CFCs जो HFCs थे उनको उनका यूज़ कम करके ये पॉसिबल हो पाया, इसीलिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको अभी तक का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है। देन नेक्स्ट हमारी जो 10th यूनिट है वो हमारी रहती है हायर एजुकेशन, जहाँ पर कि हम देखते हैं एंसेंट इंडिया में एजुकेशन जो है वो किस तरह से थी, किस तरह से हायर लर्निंग और जो एजुकेशन थी वो चलती थी। देन इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिली तो उससे पहले जो हायर एजुकेशन थी वो किस तरह की थी, कौन कौन से एक्ट जो आए इसके अंदर, जैसे चार्टर एक्ट है, हंटर एक्ट है, वुड्स डिस्पैच है और हमारा हर्टॉग कमेटी है, तो सार्जेंट एक्ट है, हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी है, एक्ट है, इन सब से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट जो है रहते हैं। और इंडिपेंडेंस से पहले हमारा वर्धा जो स्कीम है वो भी आई थी, जिसको कि बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी कमिटीज़ आई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो इनमें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर बात होती है नेक्स्ट हमारा ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम जो इंडिया के हैं वो पूछे जाते हैं, जहाँ पर कि पुराने तरीके से कौन सी स्टडीज़ चल रही हैं, लर्निंग चल रही हैं, और नया जो नॉन कन्वेंशनल तरीका है वो क्या है, इसके अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। जैसा कि हमें पता है कि आज के टाइम में स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी भी स्टडी हम करते हैं। वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये भी इसके अंदर आता है हायर एजुकेशन के अंदर। देन पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है इस यूनिट के अंदर आता है। सो जैसा कि हमने ये सब देख ही लिया था कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिलेबस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है, और ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस हमने इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा सिलेबस भी कुछ होता है तो बाद में हम जाके सिलेबस देखते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस लेना है। अगर प्रिंट आउट ले पाएँ तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे ही PDF के फॉर्म में भी सिलेबस को चेक कर सकते हैं। डेली के कुछ टॉपिक्स पकड़ने हैं, यूनिट्स पकड़नी है, उनको कंप्लीट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर है वो है कि हमें क्या सॉल्व करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं और मॉक देने हैं। बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्ज़ाम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमें क्या करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और हमें
मॉक देने हैं, PYQs देने हैं। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो एक एक यूनिट हैं उनके सिलेबस को कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे और मॉक भी हम जो है वो देंगे चैनल पर। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।